अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, उसके हमने स्टार्ट के टॉपिक्स पढ़े थे। हमने ग्लोबल जो पोल्यूशन थी वो डिस्कस किया हुआ है, वो हम पढ़ चुके हैं। और ग्लोबल पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किन वजूहात की वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस केसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अगर आपने नहीं स्टडी किया तो पिछले 2 लेक्चर्स जो हैं वो आप देख लें। उसके बाद जो है हमने बात की थी कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी, हमने जो बताई कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी था और ग्लोबल वार्मिंग थी और उसके बाद था क्लाइमेट चेंज। अब जब क्लाइमेट चेंज जो है वो हमने स्टार्ट किया है तो उसमें अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या चीज़ है, हमने पिछले लेक्चर्स में जितने भी रीज़न्स पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुख्तलिफ़ जो गैसेस होती हैं वो हवा में शामिल हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन और सल्फ़र वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड्स जब हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से पूरी जो दुनिया है, हमारा जो ग्लोब है, हर जगह पर गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को, इंसानों को, प्लांट्स को जो है नेगेटिव उसके असरात का सामना करना पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन क्या चीज़ है? Acid rain or acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components, such as sulfuric or nitric acid, that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms. This can include rain, snow, fog, hail, or even dust that is acidic. अब क्या है, जब बारिश में एसिड के जो ज़रात होते हैं या उसकी जो स्मोक उठती है, जो मुख्तलिफ़ मेटल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ धात जब जलती है, जब ईंधन जलता है, जब फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है और वो टॉक्सिक स्मोक होती है, तो मुख्तलिफ़ मेटल्स के जलने से वो चीज़ हवा में शामिल हो जाती है गैस में। तो इस वजह से एसिड रेन होता है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड की बात की गई है। Acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compounds like sulfur oxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxides are released into the air. अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है और ये हवा में शामिल होती हैं और तो एसिड रेन कॉज होता है। दिस सब्सटेंसेस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर। जहाँ पर ये पानी के साथ मिल जाते हैं, जब वाटर वेपर्स जो हैं वो बारिश के लिए ऊपर की तरफ उठती हैं, समंदरों से, नहरों से, दरियाओं से जब पानी ऊपर की तरफ उठता है तो साथ में ये केमिकल्स भी उनके साथ मिल जाती हैं टू फॉर्म मोर एसिडिक पोल्यूटेंट्स नॉन एज एसिडिक रेन। तो इस वजह से ये एसिड वाली रेन होती है। अब क्या वजूहत हैं, यहाँ पर डायग्राम में देखें। डायग्राम में कुछ नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4, और साथ ही जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है स्लाइड में, उसमें जो है इस नंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। दिस इमेज illustrates the pathway for acid rain in our environment। हमारे इन्वायरमेंट में जो एसिड रेन की वजह बन रही है वो क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो पहला है 1, इमिशन ऑफ SO2 एंड NOx, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब ये इमिट होती हैं। अब ये कहाँ से इमिट होती हैं, अब यहाँ पर देखें डायग्राम में जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ से इमिट हो रही हैं। तो इधर कुछ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियाँ बनी हुई हैं जिनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रही हैं, और उसके साथ ही पीछे फैक्ट्रीज़ का धुआं नज़र आ रहा होगा आपको बना हुआ। तो धुएँ, जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है वो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ही होती हैं।
दीज आर रिलीज इन टू द एयर, मुख्तलिफ जगहों से ये हवा में शामिल हो गई। उसके बाद जो सेकंड है नंबर 2, द पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसिड पार्टिकल्स। अब ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, ये क्या होती है, ये एसिड पार्टिकल्स बन जाती है दैट मे बी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये पोल्यूशन, ये हवा, ये आलूदा हवा जो है ये दूर तक सफ़र करती हुई जाती है। जब ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो ये बादलों के साथ मिक्सअप हो जा रही है। बादल में जो पानी है, जो वाटर है, उसके साथ ये ऐड हो जाती है और एसिड बन जाती है, और ये फिर मूव करती है उन बादलों के साथ ही आसपास के इलाकों में। तो इसीलिए हम इसको ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिएट एक जगह पर होती है और मूव करती हुई दूसरी एरियाज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में चली जाती हैं। यहाँ पर अगर आप 2 देखें तो 3-4 जगहों पर 2 लिखा हुआ है, और वो मूव एरोज़ के निशान से आपको बताया जा रहा है कि ये जो हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूटेंट्स हैं वो बादलों के साथ मिलकर मूव कर रही हैं राइट एंड लेफ़्ट साइड पर। फिर क्या है थर्ड, दीज एसिड पार्टिकल्स दैन फॉल टू द अर्थ एज वेट एंड ड्राई डिपोजिशन, कि यही चीज़ें फिर या तो पानी की शक्ल में भी ऊपर से बरस सकती हैं, ओलों की शक्ल में भी बरस सकती हैं, और या फिर ये सिर्फ डस्ट बनकर भी वहाँ पर गिर सकती हैं। ये थर्ड, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर ये पोल्यूटेंट्स, ये एसिड्स ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। और फोर्थ नंबर क्या है, इट मे कॉज हार्मफुल एंड इफ़ेक्ट्स ऑन सॉइल, फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। अब जब ये पानी की शक्ल में, डस्ट की धुएँ की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जब ये ज़मीन की तरफ वापस आती है तो ज़मीन पर जितने भी नबातात हैं, जितने भी जानदार हैं, उन सबको इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सॉइल, फॉरेस्ट, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। तो ये जो एसिड रेन होती है ये ना सिर्फ इंसानों को इफ़ेक्ट करती है, बल्कि पानी के अंदर जानदार हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करेगी, फॉरेस्ट्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करेगी, और इसी तरह जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी इमारतें हैं, रोड हैं, उन सारी चीज़ों पर इनका इफ़ेक्ट आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इनके इफ़ेक्ट्स में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो एसिड रेन है इसकी कॉज़ क्या बनी। डायग्राम आपने देख लिया कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या है ये। Acid rain results when sulfur dioxide, SO2 and nitrogen oxides are emitted into the atmosphere. अब ये जो है कुछ ग्रीन हाउसेस गैसेस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि किन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको हम GHS कहते हैं, ग्रीन हाउस GHG कहते हैं, तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं। और इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो एसिड रेन है इनकी वजूहात जो हैं वो कौन सी गैसेस हैं, तो वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और इसके अलावा CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो जो कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से क्रिएट होती हैं, ये भी एक वजह है। These are emitted into the atmosphere and transported by wind and air currents. The SO2 and NOx react with water, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स. जब ये ऑक्साइड्स जो हैं ये वाटर के साथ मिल जाती हैं तो ये एसिड्स बन जाती हैं. दीज दैन मिक्स विद वाटर एंड अदर मटीरियल्स बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड. और ये फिर यही जो एसिड्स हैं ये पानी के साथ मिल जाती हैं ज़मीन पर गिरने से पहले. While a small portion of the SO2 and NOx that cause acid rain is from natural source such as volcanoes, most of it comes from the burning of fossil fuels. कि SO2 NOx जो है ये कभी कभार आतिशफशा पहाड़ जो होते हैं उनके फटने की वजह से भी हवा में शामिल हो जाती हैं. जब उनमें से वो जली हुई मटेरियल निकलती है उससे भी ये आ जाती हैं. और फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हाँ अपने लिए एनर्जी हासिल करने के लिए जो फॉसिल्स को जलाती हैं, बर्न करती हैं, और फैक्ट्रीज़ के चिमनीज़ से जो धुआं निकल रहा होता है तो वो भी ये NOx और SO2 ही होते हैं. फिर क्या है, द मेजर सोर्स ऑफ SO2 एंड NOx इन द एटमॉस्फेयर आर नंबर 1 बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
बिजली पैदा करने के लिए जो फॉसिल्स जलाया उसमें से आ गया। 2/3 ऑफ SO2 एंड 1/4 ऑफ NOx इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। पावर जनरेटर्स जो बिजली पैदा करने वाली बड़े बड़े मशीनरीज होती हैं उनमें से निकलती हैं। व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज, या फिर जो हमारी सड़कों पर, रोड्स पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा रोड पर गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। एक तो ये है कि व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑलरेडी ख़राब व्हीकल्स होती हैं जिससे धुआं ज़्यादा निकल रहा होता है, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पर वो अपनी गाड़ियों की जो है मुसलसल सर्विसेज करवाते रहते हैं, उनका इंजन बदलते रहते हैं, उनका ऑयल बदलते रहते हैं, ताकि उनमें से धुआं जो निकल रहा होता है टॉक्सिक, वो कम से कम निकले। इसी वजह से वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर चेक रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, कि अगर कोई गाड़ी जो है वो ख़राब हालत में है, ठीक नहीं है, उससे धुआं ज़्यादा निकल रहा है, तो फिर उसकी जो उसके चलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसके इस्तेमाल पर फिर पाबंदी लगा दी जाती है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली या फिर जो लो क्वालिटी के ऑयल जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा होता है, वो कम से कम हो। तो गाड़ियाँ जो हैं, ट्रक्स हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े से होते हैं लोडर जो सामान लेकर आते जाते हैं, रेलगाड़ियाँ हैं जिसके इंजन से धुआं निकल रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है एसिड रेन की। मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरीज़ एंड अदर इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरीज़ कंट्रीज़ जो कंपनीज़ होती हैं जो तेल को रिफ़ाइन कर रही होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यानी जो इंडस्ट्रियल हमारा जो सेक्टर है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें से भी जो है धुआं निकल रहा होता है जो कि बाइस बनता है एसिड रेन का। Winds can blow SO2 and NOx over long distances and across borders, making acid rain a problem for everyone and not just those who live close to these sources. यानी कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड्स, ये हवा के साथ दूसरी जगहों तक मुंतकिल होते जाते हैं और ये फिर उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं जो कि इन सोर्सेज से बहुत दूर हैं। सोर्सेज कौन कौन सी हैं? ये फैक्ट्रीज़, ये गाड़ियाँ, यानी कि अगर एक शहरी इलाका है, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं जो है वो हवा के साथ एक ऐसे इलाके तक भी पहुँच जाएगा जहाँ पर फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों का नामो निशान भी ना हो। वहाँ की हवा भी इफ़ेक्ट होगी इन गाड़ियों की वजह से। तो अगर पूरी दुनिया में कोई एक या दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं इन सब चीज़ों का, इन सोर्सेज़ का, कॉज बन रही हैं एसिड रेन का, तो पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट होगी। अब ये जो एसिड है, इसका पता कैसे चलता है कि हवा में या बारिश में कितना एसिड शामिल है, बारिश एसिडिक है या नहीं है? तो यहाँ पर आपको एक स्केल सी नज़र आ रही है जिसको हम pH स्केल कहते हैं। इसमें जो एसिड शामिल होता है पानी में, उसको चेक करने के लिए एक ऐसा स्केल है, यहाँ पर नंबर 0 to 14 तक मेंशन किए गए हैं। अगर pH लेवल जो है वो 7 तक होगा तो हम कहेंगे कि ये चीज़ ना ही एसिडिक है वो पानी और ना ही वो अल्कलाइन है, तो उस पानी में एसिड शामिल नहीं है। इट मीन्स कि वो डिस्टिल्ड वाटर है। यहाँ पर देखें, आपको मेंशन किया हुआ नज़र आ रहा है pH 7 इज़ इक्वल टू डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि एक आम जो पानी हम पीते हैं वो है। लेकिन उसके ऊपर देखिए 5.6 है क्लीन रेन। जब साफ़ बारिश होती है उसका pH लेवल जो है वो 5.6 होता है। अब ये जो 7 है ये न्यूट्रल है। 7 से राइट साइड पर जितना भी अगर pH लेवल बढ़ता जाएगा तो वो अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा। अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये अल्कलाइन क्या चीज़ होती है। पहले आप देखेंगे 7 से लेफ़्ट साइड पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये जो pH लेवल्स हैं ये किस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। जब 5.6 है तो ये क्लीन रेन है, 4.3 है तो ये एसिड रेन है। यानी कि अगर हवा में या जो बारिश है, पानी है, बारिश का पानी,
इसकी अगर हम पीएच लेवल चेक करें और वो 4.3 हो, इट मीन्स कि ये एसिड रेन है। उससे कम होगा 2.5 तक अगर आ जाता है तो ये ऐसी चीज़ होगी, यानी सोडा, जैसे सोडा होता है, अगर हम सोडे की पीएच लेवल चेक करें तो वो 2.5 होगी, यानी तुर्श चीज़ हो जाएगी वो ना। और उससे भी ज़्यादा अगर लेमन जूस है वो ज़्यादा तुर्श है तो ये जो है ये इसका पीएच लेवल 2 हो जाएगा। और उससे कम अगर पीएच लेवल लेकर जाएंगे तो हमारी जो ये यूपीएस की बैटरीज़ होती हैं इसमें जो एसिड शामिल होता है इसका पीएच लेवल 0 होता है, यानी कि ये प्योर एसिड फिर बन जाती है, बैटरी एसिड जो शामिल होती है। अब इधर आ जाएं, 7 से हम राइट साइड पर जाते हैं तो अगर 7.4 है तो ब्लड में पीएच लेवल 7.4 हो जाता है। फिर 8.1 सी वाटर में पीएच लेवल 8.1 है। बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं उसमें पीएच लेवल 9 है। अमोनिया पीएच लेवल 11। ब्लीच अगर आप लोगों ने कभी यूज़ की हो, कपड़े साफ़ करने के लिए भी ब्लीच यूज़ होता है। हमारी जो स्किन के लिए लोग जो ब्लीच यूज़ करते हैं वो भी होता है। तो इसमें जो पीएच लेवल होता है वो 12.6 है। और लिक्विड ड्रेन क्लीनर क्या है, ये जो हम अक्सर एसिड टाइप की चीज़ होती है जिससे हम गाड़ियाँ या फिर कोई मशीनरी साफ़ करते हैं, क्लीनर जो होता है ना, तो उसमें pH 14 होता है जो कि अल्कलाइन को मेंशन कर रहा है फिर, ठीक है। Acidic and alkalinity are measured using a pH scale for which 7 is neutral, ठीक है। The lower a substance pH less than 7 the more acidic it is। जितना 7 से कम होता जाएगा उतना ज़्यादा ये acidic होता जाएगा, pH अगर कम होता जाएगा। The higher a substance pH greater than 7 the more alkaline it is। Normal rain has a pH of about 5.6। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है, याद कर लेनी है कि एसिडिक जो रेन होती है उसमें पीएच लेवल 5.6 से कम ही होगा। अगर 5.6 है इट मीन्स के रेन एसिडिक नहीं है। इट इज़ स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड SCO2 dissolves into it forming weak carbonic acid। Acid rain usually has a pH between 4.2 and 4.4। ये आपने याद कर लेना है। जो हमारा चैप्टर है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 13 क्लाइमेट चेंज का जो है उसमें टॉपिक है एसिड रेन का, पेज नंबर 332 पर और 333 पर। 332 333 ये पढ़ लें। इसमें आप लोगों को एक डायग्राम भी बनाकर समझाया गया है कि एसिड रेन किस तरह से होती है। गाड़ियों से और फैक्ट्री से धुआं निकलता है और वो बारिशों की शक्ल में वापस ज़मीन की तरफ आता है जो कि नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारी इन्वायरमेंट को। इसमें पेज नंबर 334 और 335 पर भी आपको इसी पीएच लेवल की जो लॉजिक है वो समझाई जा रही है, लेकिन जो स्केल मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड में बनाकर दिखाया है ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड था आपको पीएच लेवल के बारे में समझाने के लिए। यानी कि अगर पानी में 4.2 से 4.4 तक पीएच लेवल हो तो ये एसिड को मेंशन करता है, एसिड को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे करता है एसिड रेन हमारी इन्वायरमेंट को। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन फिश एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर जिक्र है फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ, इट मीन्स एक्वेटिक लाइफ जितनी है उसको एसिड रेन किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। द इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन आर मोस्ट क्लियरली सीन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट सच एज स्ट्रीम्स, लेक्स एंड मार्शेस। यानी यहाँ पर जिक्र इसका इसलिए पहले किया गया है क्योंकि जब एसिड रेन जो है वो पानी की शक्ल में ऊपर से आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ आता है तो वो समंदर और जो दरिया हैं, नहरें हैं, उसमें शामिल हो जाता है। वेयर इट कैन बी हार्मफुल टू फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ एज इट फ्लोज थ्रू दिस सॉइल। और इस तरह ये मिट्टी के साथ साथ ट्रैवल करता जाता है। एसिडिक रेन वाटर कैन लीच एल्यूमिनियम फ्रॉम सॉइल क्ले पार्टिकल्स एंड देन फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड लेक्स। तो ये जो एसिड रेन होता है इसका जो पानी होता है वो ज़मीन से एल्यूमिनियम या जो मिट्टी होती है उसके साथ बहा कर ले जाता है लेक्स की तरफ। द मोर एसिड दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द इकोसिस्टम द मोर एल्यूमिनियम इज़ रिलीज्ड। जितना एसिड जो है वो मिट्टी की तरफ या ज़मीन की तरफ आता है उतना ही एल्यूमिनियम जो है वो रिलीज़ होकर पानी के साथ शामिल हो जाता है।
सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू टॉलरेट एसिडिक वाटर्स। कुछ जानदार ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक वाटर को बर्दाश्त कर सकते हैं और इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। एंड मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, और जो एल्यूमिनियम जो ज़मीन से निकलती है, जो एसिड के साथ शामिल हो जाती है और वो टॉक्सिक बन जाती है, उसको भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अदर्स हाउएवर आर एसिड सेंसिटिव एंड विल बी लॉस्ट एज द पीएच डिक्लाइंस। लेकिन कुछ ऐसी फ़िश और एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, प्लांट्स होती हैं जो कि एसिड सेंसिटिव होती हैं, और जैसे जैसे पीएच लेवल डिक्लाइन करता जाता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था क्या है वो 7, यानी 7 से नीचे की तरफ जाती हैं, 4.3 से जैसे 4.3 से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाने लगती हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं और वो फिर इस पीएच लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जनरली द यंग ऑफ मोस्ट स्पीशीज़ आर मोर सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट कंडीशंस दैन एडल्ट्स। जो बड़े जानवर होते हैं वो ज़्यादा सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं उम्र में, स्पीशीज़ की जो यंग एज होती है मुख्तलिफ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। एट pH 5 मोस्ट फिश एग्स कैन नॉट हैच, के अंडे जो हैं वो हैच नहीं हो सकते, उनसे बच्चे नहीं निकल पाते अगर pH लेवल 5 हो। एट लोअर pH लेवल सम एडल्ट्स फिश डाई, कुछ बड़ी फिश जो हैं वो भी मर जाती हैं pH लेवल पर। सम एसिडिक लेक्स हैव नो फिश, कुछ ऐसी नहरें, दरियाएँ, लेक्स, झील जिसमें एसिड ज़्यादा शामिल हो जाए तो वहाँ पर सिरे से कोई फ़िश का नामो निशान पाया ही नहीं जाता। इवन इफ़ अ स्पीशीज़ ऑफ फिश और एनिमल कैन टॉलरेट मॉडरेटली एसिडिक वाटर, द एनिमल्स आर प्लांट्स इट ईट्स माइट नॉट। और ऐसा भी होता है कभी कभार कि अगर कुछ जानवर जो हैं, कुछ मछलियाँ हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो अगर इस पीएच लेवल को, इस एसिड को बर्दाश्त कर भी लें, तो वो जिन जानवरों को खाते हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो उनकी खुराक होती है, जो छोटी मछलियाँ होती हैं, यानी कि बड़े जो फ़िश होते हैं वो छोटी फ़िशेस को ही खाती हैं, तो जो छोटी होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, फ्रॉग्स हैव अ क्रिटिकल पीएच अराउंड 4, कि फ्रॉग जो है वो 4 लेवल तक पीएच बर्दाश्त कर सकता है। बट द मे फ्लाइज दे ईट आर मोर सेंसिटिव एंड मे नॉट सरवाइव pH बिलो 5.5। लेकिन फ्रॉग्स, जो मेंढक होते हैं, वो जिन जानवरों को खाते हैं, वो जिन मक्खियों को खाते हैं, मे फ्लाइज इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स जो कि उनको अवेलेबल होती हैं जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका रहना होता है, वहाँ पर जो पाई जाती हैं वो बिल्कुल भी 5.5 से कम जो लेवल होता है इनका पीएच का, उसमें सरवाइव नहीं कर पाती। तो जब उनकी खुराक के लिए जो फ्लाइज़ होती हैं वो उनको मैसर नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, तो उनका भी फिर रहना मुश्किल हो जाता है। Dead or dying trees are a common sight in areas affected by acid rain। जो plants होती हैं, जो trees होती हैं, उसके ऊपर effect क्या है, वो भी dead हो जाती हैं acid rain की वजह से। Acid rain leaches aluminum from the soil। That aluminum may be harmful to plant as well as animal। एल्यूमिनियम क्या है, ये एक धात है जो कि मिट्टी में पाया जाता है और एसिड के साथ मिलकर ये टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। लीच का मतलब होता है निचोड़ देती है, यानी कि वो मिट्टी से एल्यूमिनियम को निचोड़ कर सक करके निकाल लेती है, अलग कर लेती है। एसिड रेन लीचेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सोइल। That aluminum may be harmful to plant as well as animal। Acid rain also removes minerals and nutrients from the soil that trees need to grow। यानी कि उन मिनरल्स की, उन न्यूट्रिएंट्स की जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को बढ़ने के लिए, एल्यूमिनियम उन्हें ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है, रिमूव कर देता है एसिड रेन, ठीक है। टॉक्सिक मेटल्स सच एज लीड, जिंक, copper, chromium and aluminum are deposited in the forest from the atmosphere यानी कि जो पोल्यूशन है, जो एसिड रेन है, उससे ये तमाम मेटल्स जो हैं वो फॉरेस्ट्स में जमा हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, एसिड रेन रिलीज दिस मेटल्स एंड दे स्टंट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज़, और वो रोक देती हैं ट्रीज़ की ग्रोथ को एंड अदर प्लांट्स एंड ऑल्सो दैट ऑफ मॉसेस, एल्गा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होती हैं, जो हवा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो बैक्टीरियाज़ होती हैं, उसके लिए भी ये
एसिड जो है ये बुरा होता है। एंड फंजाई नीडेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, जो जंगलात होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए एल्गा और फंजाई जो है ये ज़रूरी होती हैं, और एसिड जो है वो इन्हें नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन जो हमारी रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जितनी भी किस्म के मेटल्स हैं उसके लिए ये कितना नुकसानदेह है। नॉट ऑल एसिडिक डिपोजिशन इज़ वेट। एसिडिक की डिपोजिशन हमेशा खुश्क ही नहीं होती, कभी कभार ये ड्राई भी होती है। समटाइम डस्ट पार्टिकल्स कैन बिकम एसिडिक एज वेल, एंड दिस इज़ कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। इसको हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। जैसे हमने इसी एसिडिक रेन की स्टार्ट में पढ़ा था कि ये वेट भी हो सकती है, ड्राई फॉर्म्स में भी हो सकती है। When acid rain and dry acidic particles fall to earth, the nitric and sulfuric acid that makes the particles acidic can land on statues, buildings and other man-made structures. Man-made structures जितनी भी इंसानों ने बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्टैचूज़ जो बड़ी बड़ी स्टैचूज़ होती हैं, पतले होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यादगार, जैसे अगर आप देखो हमारी मर्दान में ही कितने सारे स्टैचूज़ जगह जगह बने हुए हैं। कॉलेज चौक पर जो बना हुआ है, और जो मतलब एक ब्यूटी पर्पस के लिए भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी होती हैं ना, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो मुख्तलिफ़ चौक पर बनी हुई होती हैं सेंटर में, तो उन सब चीज़ों को भी नुकसान पहुंचता है। मार्बल्स को हम जो लाइट्स यूज़ हुई होती हैं, लगी होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, द एसिडिक पार्टिकल्स corrode metal and cause paint and stone to deteriorate more quickly. अब ये क्या कॉज करता है, एसिडिक पार्टिकल्स क्या कॉज करती हैं? करोड मीन्स ये जंग लग जाता है इससे, या फिर वो उस लोहे को, उन मेटल्स को खा जाता है, करोड उसको कहते हैं, ठीक है। तो दीज एसिडिक पार्टिकल्स करोड मेटल एंड कॉज पेंट एंड स्टोन टू डिटोरिएट। जितनी भी पेंट्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ़ ग्रिल्स होते हैं घरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर लगे होते हैं। अब यहाँ पर जो स्टोन की बात की गई है, मार्बल्स हैं, टाइल्स हैं, ठीक है। दे आल्सो डर्टी द सर्फेसिस ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स सच एज़ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये किसी यादगार इमारत को कहा जाता है, किसी चीज़ की, किसी शख्स की, किसी वाक़ये की याद में जो बनाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को ये ख़राब करती है। और द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस डैमेज कैन बी कॉस्टली, और इस वजह से हमें इकनॉमिकली काफ़ी नुकसानात होते हैं। हमें उस डैमेज को रिप्लेस करने के लिए, उनकी मुरम्मत के लिए जो है वो बार बार उनको ठीक करना पड़ता है, उनकी मुरम्मत करनी पड़ती है, जिस पर हमारा ख़र्चा आता है। Damaged materials that need to be repaired or replaced, increased maintenance cost, उनको maintain रखने के लिए हमारा cost काफ़ी लगता है, and loss of detail on note and metal statues, monuments and tombstones, के हम जो मुख्तलिफ़ पत्थरों पर लिखाई करते हैं, उन पर कुछ नक्श निगारी करते हैं, या फिर डेट लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है, उसको रिमूव कर देती है, लॉस हो जाता है वो। इसके बाद है हमारी अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2 and NOx। अगर हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट को, तो क्या है यहाँ पर NOx है क्या चीज़? NOx पोल्यूशन इज़ इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। जितनी भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनसे ये रिलीज़ होता है। ट्रक्स एंड वेरियस नॉन रोड व्हीकल्स। नॉन रोड व्हीकल्स मीन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और बोट्स जो होती हैं, जो कि गाड़ियाँ ज़मीन पर इस तरह से चल नहीं रही होती व्हीकल्स की तरह, लेकिन कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए काम करती हैं, या कश्तियाँ हैं, ये जब चलती हैं, इनमें से जब धुआं वगैरह निकल रहा होता है तो उससे होता है। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट क्या होगा? विजिबिलिटी। एक तो ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है कि जब इन दो गैसेस की, इन दो एसिड्स की का इजाफ़ा हो जाता है हवा में, एटमॉस्फेयर में, तो जो एक धुंध सी आसमान पर बन जाती है, हमें विज़िबल एक कोई चीज़ दूर से नज़र नहीं आती। जो अक्सर धुंध और फोग और स्मोक सी आ जाती है, वो इन्हीं एसिड्स की वजह से होती है।
स्मोक का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। जब सर्दी होती है, ठंड होती है और फोग बन रही होती है, तो उस पर हम कहते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो है हवा में बढ़ जाते हैं और वो रुक से जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये विजिबिलिटी का लॉस होता है, कोई चीज़ साफ तौर पर हमें नज़र नहीं आती। इन द एटमॉस्फेयर SO2 and NOx gases can be transformed into sulfate and nitrate particles, while some NOx can also react with other pollutants to form ozone. अच्छा, अब यहाँ पर ओज़ोन की बात की गई है। ये ओज़ोन जो है ये O3 इसका फार्मूला है। O3 जब ऑक्साइड्स जब ज़्यादा हो जाते हैं उसकी वजह से भी हमें सांस लेने में, नज़र आने में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। दीज पार्टिकल्स एंड ओज़ोन मेक द एयर हेजी एंड डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू, जिसकी वजह से हवा धुंधली सी हो जाती है। हेजी मीन डस्टी पार्टिकल्स वहाँ पर हवा में रुक से जाते हैं। उसके बाद एक तो विजिबिलिटी जो है वो हमारे लिए एक नुकसान है। दूसरा है ह्यूमन हेल्थ। अब ये एसिड रेन ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही है? वॉकिंग इन एसिड रेन और इवन स्विमिंग इन अ लेक affected by acid rain is no more dangerous to human than walking in normal rain or swimming in non-acidic lakes. ज़्यादा डेंजरस है ये। However, when the pollutants that cause acid rain as well as sulfate and nitrate particles are in the air, they can be harmful to humans. These two oxides react in the atmosphere to form fine sulfate and nitrate particles that people can inhale into their lungs. हम सांस के साथ इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रेट ऑक्साइड्स और सल्फ़र डाइऑक्साइड्स को इनहेल कर लेते हैं, जो कि हमारी लंग्स में चली जाती हैं। इट मीन्स कि वो एसिड जो है वो हवा के साथ मिलकर हमारी लंग्स तक पहुंच सकती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकती है। Many scientific studies have shown a relationship between these particles and effects on heart function. हमारी जो हार्ट फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करता है, सच एज हार्ट अटैक्स रिजल्टिंग इन डेथ फॉर पीपल विद इंक्रीज्ड हार्ट डिजीज रिस्क एंड इफेक्ट ऑन लंग्स फंक्शन सच एज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज फॉर पीपल विद एस्थमा। जो एस्थमा का प्रॉब्लम है तो ये भी हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स या एसिडिक पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। अब जो हमने इतनी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं इसकी कुछ सॉल्यूशंस भी होंगी। वो सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं? Solutions to the acidic rain problem. What are the solutions? फर्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग पोल्यूशन। किसी तरह हम पोल्यूशन को अगर कम कर सकें तो एसिड रेन का प्रॉब्लम भी कम हो सकता है। रिड्यूसिंग पोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं? साइंटिस्ट्स हैव फाउंड डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम कोयल बर्निंग पावर प्लांट्स। जो कोयल बर्निंग पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में जो बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज़ और मशीनरीज होती हैं, अगर हम किसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड का उसमें से रिलीज़ कम कर सकें। अब वो क्या है? वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ कोयल दैट कंटेन्स लेस सल्फ़र। जो ज़मीन में पहाड़ों के दरमियान से जो हम कोयल निकालते हैं, हम जो कोयल निकालते हैं, जो कोयला निकालते हैं और उसको जो है जलाते हैं, अगर उस कोल के ऊपर से सल्फ़र और नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और उसके बाद उस कोल को जलाया जाए, तो इससे क्या होगा कि उसके जलने से जो धुआं निकलेगा तो उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की तादाद की अमाउंट कम होगी। One option is to use coal that contains less sulfur. Another option is to wash the coal to remove some of the sulfur. कि अगर हम कोल को जलाने से पहले उसमें से सल्फ़र रिमूव करें, तो ये भी एक तरीका है पोल्यूशन को कम करने का। द पावर प्लांट कैन ऑल्सो इंस्टॉल इक्विपमेंट कॉल्ड स्क्रबर्स विच रिमूव द सल्फ़र डाइऑक्साइड फ्रॉम गैसेस लिविंग द स्मोक स्टेक। जो चिमनीज़ होती हैं उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, तो कुछ मशीनरी ऐसी भी यूज़ होती है, बन चुकी है, ईजाद हो चुकी है, जिसको यूज़ करने से हवा में शामिल होने वाला जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाता है, वो फ़िल्टर हो जाता है उसमें से। बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर created in the process of burning coal and other fossil fuels. Some power plants are changing the way they burn coal, और कुछ ऐसी पावर प्लांट्स हैं भी जो कि कोल को जलाने के तरीके को चेंज कर रही हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मेथड, वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो हमने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये फॉसिल्स आ जाती हैं ना, जिसको जलाकर हम एनर्जी हासिल करते हैं।
ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जो खाद है, फर्टिलाइज़र्स है, जिसको हम जलाते हैं, जिससे धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है और पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है, अगर इसकी जगह हम वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं हमने पढ़ी थी, ये जो हवा, पानी और इस तरह की जो सोर्सेज होती हैं जिससे हम बिजली पैदा करते हैं ना, तो अगर हम उन सोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे अगर आजकल देखा जाए तो सोलर जो सिस्टम है उससे जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये इससे कोई धुआं, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रही एज़ कम्पेयर टू फॉसिल्स बर्निंग से ज़्यादा जो है वो धुआं क्रिएट होता है। तो अगर हमने अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ किया तो एसिड रेन का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम होती जाएंगी। अ ग्रेट वे टू रिड्यूस एसिड रेन इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। हम हर वो तरीका इस्तेमाल करें जो उसमें फॉसिल्स का जलना ना हो, तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहलाएगा मेथड। इंस्टेड पीपल कैन यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर। Renewable energy sources help reduce acid rain because they produce much less pollution. क्योंकि वो पोल्यूशन कम क्रिएट करती है। These energy sources can be used to power machinery and produce electricity. ठीक है, उसके बाद है क्लीनर कार्स। क्लीनर कार्स, अब ये क्या है, अगर जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स, जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन तमाम गाड़ियों के व्हीकल्स की हम सफाई, उनके इंजन्स की सफाई, उनमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो सकता है कि वो पोल्यूटेंट्स जो क्रिएट हो रही हैं वो कम हो। कार्स एंड ट्रक्स आर मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स दैट कॉज एसिड रेन. While one car alone does not produce much pollution, all the cars on the road added together create lots of pollution. एक गाड़ी का धुआं नहीं बल्कि तमाम हज़ारों गाड़ियों की बात की जा रही है। Therefore, car manufacturers are required to reduce the amount of nitrogen oxides एंड अदर पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय न्यू कार्स, कि वो कुछ ऐसी गाड़ियाँ बनाएं जिसमें हम नाइट्रोजन और इस तरह की जो बाकी पोल्यूटेंट्स हैं उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो कम से कम हो। वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कार्स कॉल्ड अ कैटालिटिक कन्वर्टर। एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ओवर 20 years टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज्ड बाय कार्स। सम न्यू कार्स कैन ऑल्सो यूज़ क्लीनर फ्यूल्स सच एज नेचुरल गैस। कुछ कार जो हैं वो अगर ज़्यादा साफ़ फ्यूल्स यूज़ करें तो इससे भी नेचुरल गैस के इस्तेमाल से भी उसमें से धुआं निकलता हुआ कम हो जाएगा। और जब ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं इनकी एमिशंस जो है वो कम हो जाएगी, तो हवा में और एटमॉस्फेयर में एसिड का रेशो जो है वो भी कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इक़दाम करे, साथ साथ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले जो इदारे हैं वो भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। हमें पहले प्रॉब्लम्स को सर्च करना होता है, फिर उनकी कॉज को सर्च करना होता है, और फिर हम सर्च करते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ सजेशंस थी जो हम एसिड रेन को डिक्रीज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला क्या है कि हम गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम करें, दूसरा हम फॉसिल्स को जलाना बंद करें, और हम कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, और साथ साथ जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे फ़िल्टर्स लगाए जाएं कि जिससे हवा में सल्फ़र और नाइट्रोजन शामिल होना कम हो जाए। तो पोल्यूशन को कम करने से एसिड रेन भी कम हो सकता है। जो क्लाइमेट चेंज था उसका हमने ये टॉपिक पढ़ लिया आज, एसिड रेन का। और ये इसको हम कह सकते हैं इकनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इकनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है कि हम रीज़न मालूम करें क्लाइमेट चेंज होने का, उसके कॉजेज़ मालूम करें, और फिर हम वो पॉलिसीज़, वो मेथड्स मालूम करें जिससे ये चीज़ें कम हो सकें। हम इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करना, उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करना किन तरीक़ों से कम कर सकते हैं, जब इसको स्टडी करते हैं तो ये इकनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ही कहलाता है। इसमें अब हमारा जो आखिरी टॉपिक रह गया क्लाइमेट चेंज का वो है
ओज़ोन डिप्लीशन, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओज़ोन डिप्लीशन की कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स और किस तरह से हम ओज़ोन डिप्लीशन को जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है ओज़ोन की लेयर, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप इन प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करें। आपकी बुक में ये टॉपिक्स मौजूद हैं, वहाँ भी स्टडी कर लें, इन स्लाइड से हेल्प लें। और इसके अलावा आप गूगल सर्च कर सकते हो, नेट पर दे सकते हो, आपको बहुत अच्छा डेटा हर जगह पर मिल जाएगा। और इजी से नोट्स अपने लिए भी बना लें, बुक्स भी हैं आपके पास, और इन स्लाइड से भी हेल्प ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओज़ोन डिप्लीशन का। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।